और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपना इस्तीफा दे दिया है। दरअसल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति को इस्तीफा भेज दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बेबी रानी मौर्य ने राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है। 3 साल तक उत्तराखंड की राज्यपाल रही बेबी रानी मौर्य और यूपी से विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं, इस बात की जानकारी है। आपको बता दें कि आगरा की मेयर रह चुकी हैं बेबी रानी मौर्य और ऐसे में उत्तर प्रदेश से सक्रिय राजनीति की शुरुआत कर सकती हैं, इस बात की जानकारी है। अपना इस्तीफा वो सौंप चुकी हैं राष्ट्रपति को। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपना इस्तीफा दिया। और इसी खबर पर ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ मौजूद है। अजीत, लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में उथल पुथल है। 2 बार मुख्यमंत्री बदले गए और अब राज्यपाल ने भी इस्तीफा दे दिया है। चुनाव भी बेहद करीब है। ऐसे में इस स्थिति को कैसे देखा जाए, कैसे इसका आकलन आप कर रहे हैं? जया, देखिए, एक तो हमें दर्शकों को ये भी बताना चाहिए कि समय और दिन और जितना भी जो भी कुछ देख सकते हैं, जो भी रिकॉर्ड रहता है वो देख सकते हैं कि राज्यपाल के हटने की, राज्यपाल के इस्तीफा देने की खबर भी आज एबीपी गंगा ने सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाई। और तकरीबन 12:15 बजे होंगे जब किसी के पास कोई खबर भी नहीं थी और एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को ये खबर दी। ये बहुत बड़ी खबर थी। और दूसरा, चूँकि हमारी अपने दर्शकों के प्रति जो एक कर्तव्यपरायणता की भावना रहती है तो उसी के अनुसार हम पूरी टीम एबीपी गंगा की आगे बढ़ती है। और तीसरा, मैं आपको बता देता हूँ कि चूँकि राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का इस्तीफा हो गया है और इस्तीफा होने के बाद अब वो अपने इस्तीफा स्वीकार होने का इंतजार कर रही हैं। वो राजभवन में हैं और उनसे अभी थोड़ी देर में, चूंकि मुख्यमंत्री नैनीताल हैं और वो जन आशीर्वाद यात्रा में भाग लेने के लिए गए हैं, जैसे वो लौटेंगे तो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। और राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद फिर वो आगे, चूंकि वो शिष्टाचार भेंट होगी तो हो सकता है राज्यपाल बेबी रानी मौर्य एक आध दिन में यहाँ से मूव कर जाएं आगरा के लिए। अब चूंकि एक ही कारण समझ में आ रहा है, चूंकि 1 आध महीना पहले उनका अमित शाह से एक शिष्टाचार भेंट हुई थी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री से, तो तब वो उस बातचीत में एक खाका तैयार हो गया था कि आपको राज्यपाल के पद से इस्तीफा देना है। अब ये क्यों देना है, तो चूंकि राजभवन बहुत ही संवेदनशील प्रतिष्ठान है तो इसके कारणों का उल्लेख करना या बहुत गहराई तक जाना या बहुत कुरेदना बहुत एक मुश्किल काम होता है। वहाँ एक प्रोटोकॉल होता है, उसके भीतर आप नहीं जा सकते। लेकिन 2 तरह की चीज़ें सामने आ रही थी कि एक तो रणनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर राज्यपाल बदलना चाहती है क्योंकि चुनाव है और चुनाव में यदि बहुमत नहीं मिलता तो राज्यपाल की भूमिका अहम हो जाती है। एक दूसरा, एक सूत्र बता रहे थे, सूत्रों के अनुसार एक खबर मिल रही थी कि राज्यपाल बेबी रानी मौर्य अपने एक सक्रिय राजनीतिक कैरियर को फिर से शुरू कर सकती है। वो आगरा की महापौर रही हैं और उनका मानना ये है कि उनको अब सक्रिय राजनीति अभी करनी चाहिए उत्तर प्रदेश में। तो हो सकता है उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री से ये अपनी इच्छा व्यक्त की हो कि वो चुनाव लड़ना चाहती हैं, या ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लगता हो कि यहाँ पर राज्यपाल का बदला जाना निहायत ही जरूरी हो गया है। और अभी हम चूंकि चुनाव के जिस मोड़ में हम चल रहे हैं और जनमत और जनादेश किस तरफ जाएगा किस तरफ नहीं जाएगा, चूंकि आईबी की रिपोर्ट तमाम केंद्रीय मंत्रियों के और सरकार के पास भी होती है, हो सकता है उनके पास ऐसा कोई इनपुट हो कि जहां पर कोई दूसरा राज्यपाल लाना जरूरी हो गया हो। अब तीसरी बात यह है कि अगला उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, बेबी रानी मौर्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस पर अभी चर्चा चली रही है और ये अटकलबाजियों का दौर अभी उसको लेकर के जारी है। और मुझे लगता है कि शाम तक जैसे ही उनका इस्तीफे की मंजूरी होगी तो संविधान में एक ये प्रोविजन होता है, एक प्रावधान होता है कि राज्यपाल का पद खाली नहीं रह सकता। और एक नई जानकारी मैं आपको ये भी दे देता हूँ कि जया जी की जब राज्यपाल नियुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन उनके नियुक्ति पत्र में ये भी लिखा जाता है 5 वर्ष या जब तक नया राज्यपाल वहां पर आकर कार्यभार ना संभाले तब तक आप राज्यपाल के पद पर बने रहेंगे। पिछले दिनों यहाँ पर के पॉल राज्यपाल थे, उनका कार्यकाल भी खत्म हो गया था। ये बेबी रानी मौर्य के पहले के राज्यपाल यहाँ थे, वो एलजी भी रहे थे दिल्ली में। वो अपने कार्यकाल से 2 महीने ज़्यादा तक यहाँ राज्यपाल रहे थे, क्योंकि संविधान की में प्रदत्त अधिकारों में राष्ट्रपति को ये एक अधिकार प्राप्त होता है कि वो राज्यपाल को तब तक रख सकता है जब तक अगला राज्यपाल नियुक्त ना हो। चूंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पोस्ट पर रहते हैं तो ये 2 क्लोज जरूर लगाए जाते हैं, क्योंकि राज्यपाल का पद कभी खाली नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है जैसे शाम को इस्तीफा स्वीकार होगा या तो एक नए राज्यपाल के रूप में नया नाम सामने आएगा या आसपास के किसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिन के लिए मुख्य न्यायाधीश नैनीताल हाईकोर्ट को यह प्रभार देकर काम चलाया जाए। तो ये देखना होगा कि शाम तक राष्ट्रपति भवन क्या करता है। अब राष्ट्रपति भवन के मूवमेंट पर ही तमाम नजरें टिकी होगी। जी आगरा की मेयर भी रह चुकी हैं, ऐसे में अजित उनके पास एक अनुभव है, अच्छा
अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उत्तर प्रदेश के राजनीति को लेकर, वहां की परिस्थितियों को लेकर, लेकिन 3 साल तक का उनका कार्यकाल रहा उत्तराखंड में राज्यपाल के तौर पर। तो ऐसे में कैसा उनका कार्यकाल रहा, अगर उसे हम देखें तो क्या उसका आकलन आपका कहता है, किस तरीके का उनका काम रहा, कितना उत्तराखंड उनके कार्यकाल में बदला है? नहीं, देखिए, चूंकि राज्यपाल की जया आप जानते हैं कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है किसी भी सरकार का, और उसके काम करने की सीमाएं और मर्यादाएं होती हैं। तो राज्यपाल, चूंकि ये जो सरकार होती है, जो निर्वाचित सरकार होती है, आपने संविधान में गौर किया होगा कि संविधान में लिखा होता है कि किसी भी राज्य में लोकप्रिय राजनीतिक निर्वाचित सरकार होगी। और ये संविधान में ये भी है कि अगर कहीं निर्वाचित सरकार नहीं है तो सारी शक्तियाँ शासन की राजभवन में मूव कर जाती हैं। लेकिन जैसे ही कोई सरकार निर्वाचित होकर आती है, चाहे वो किसी भी दल की हो, तो राज्यपाल की शक्तियां ऑटोमेटिकली संवैधानिक शक्तियों के अनुसार, संवैधानिक कानूनों के अनुसार डेलीगेट हो जाती हैं शासन में। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूं कि कोई भी शासनादेश जारी सचिवालय से होता है तो उस शासनादेश पर सबसे नीचे की लाइन में ये लिखा होता है कि राज्यपाल इस मामले की सहर्ष अनुमति स्वीकार करते हैं। तो हर फाइल राज्यपाल तक नहीं जाती, क्योंकि राज्यपाल की शक्तियां डेलीगेट। बिल्कुल, लेकिन अजीत, हमने देखा है कि समय समय पर वो जानकारी देती रही है कि उत्तराखंड में कैसे सरकार काम कर रही है, अपना पक्ष वो रखती रही हैं इस पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अविनाश दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, बेबी रानी मौर्य का इस्तीफा हो चुका है उत्तराखंड राज्यपाल से, क्या इनपुट आपके पास इस वक्त है? जी देखिए जय, काफ़ी महत्वपूर्ण है बेबी रानी मौर्य का इस्तीफा, क्योंकि अगर बात करें तो उन्होंने ऐसे वक्त पे इस्तीफा दिया है कि जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव एकदम मुहाने पर है। कारण ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो सियासत चल रही है उसमें बेबी रानी मौर्य की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, क्योंकि बेबी रानी मौर्य 1995 में पहली बार आगरा से मेयर निर्वाचित हुई थी। काफ़ी पुरानी बीजेपी की कार्यकर्ता हैं। जब बीजेपी की मेयर वो निर्वाचित हुई थी तब शायद उत्तर प्रदेश में बीजेपी का इतना प्रभाव नहीं था, इतना प्रचंड बीजेपी का जो है कार्यकर्ता नहीं थे। लेकिन आज बीजेपी उनको साथ में लेकर आगे विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बना सकती है, क्योंकि बेबी रानी मौर्य जाटो समुदाय से आती है और जाटो समुदाय का जो वोट बैंक है वो बीएसपी का माना जाता है, यानी कि मायावती का माना जाता है। और जिस तरीके से पिछले 3 सालों से उत्तराखंड की राज्यपाल रही है, लगातार केंद्र में उनकी जो भूमिका रही है, अब उस भूमिका में तब्दीली करते हुए उनको उत्तर प्रदेश में अहम भूमिका दी जा सकती है। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटो वोट बैंक है उसको बीजेपी में पाले में लाने के लिए बेबी रानी मौर्य को कुछ बेहतर जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के अंदर दी जा सकती है। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति भवन में भेज दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कुछ देर में उनका इस्तीफा मंजूर कर देंगे। उन्होंने अपने इस्तीफे में साफ तौर पे लिखा है कि वो अब उत्तराखंड की जो राज्यपाल के पद से है मुक्त होना चाहती है। उनको अन्य कुछ कार्य करने हैं, कुछ निजी कारण उन्होंने हवाला दिया है, लेकिन इन सब निजी कारणों का हवाला सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि उनको सक्रिय राजनीति में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले लाया जा सके और जिस तरीके से आगरा और आसपास के क्षेत्र में उनका प्रभाव रहा है उसका इस्तेमाल किया जा सके। बिल्कुल अविनाश, क्योंकि अच्छा खासा एक्सपीरियंस उनका रहा है, अनुभव रहा है, वो बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझती हैं। ऐसे में बीजेपी को फायदा भी चुनावों में मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया है। प्रहलाद जोशी उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी बनाए गए, जबकि लॉकेट चटर्जी, सरदार आरपी सिंह उत्तराखंड के सह प्रभारी बनाए गए हैं। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से तैयारियां तेजी से चल रही हैं और इसी कड़ी में बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रभारी का ऐलान किया जा चुका है। तो चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज है और बीजेपी ने अपने टीम के नाम का ऐलान कर दिया है। विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है प्रहलाद जोशी को, लेकिन ऐसे में सवाल इस बात का भी है कि क्या जोशी जोश भर पाएंगे कार्यकर्ताओं में, क्योंकि उत्तराखंड की अभी राजनीति को हम देखें तो काफी उथल पुथल वहां पर देखने को मिली और ऐसे में जनता में एक बार फिर से विश्वास पैदा करने की बड़ी जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को दी गई। ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत, लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में राजनीति की अगर हम बात करें वहां पर काफी उथल पुथल रहा। एक बड़ी जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को दी गई है, इसके साथ ही 2 सह प्रभारी भी बनाए गए। सवाल इसी बात का है कि क्या जोशी जोश भर पाएंगे कार्यकर्ताओं में? जय, देखिए, ये आपने बहुत बड़ा सवाल किया है और ये भी यक्ष प्रश्न है, चूंकि प्रहलाद जोशी जिस तरह से यहाँ चुनाव प्रभारी बने हैं तो वो कार्यकर्ताओं में जोश भर पाएंगे कि नहीं, चूंकि उनका बहुत कोई पहले उत्तराखंड से किसी तरह का कोई नाता ऐसा बहुत सांगठनिक तौर पर या किसी दूसरे रूप में नहीं रहा है।
इस समय भी वो संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं केंद्र में और प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र मंत्रियों में उनको माना जाता है। तो उनका बस यही है कि उनकी वरिष्ठता, पार्टी में उनकी वरिष्ठता, खांटी भाजपाई होना, संघ की विचारधारा होना और सांगठनिक कौशल उनके पास होना, तो यही उनको यहाँ पर उत्तराखंड भेजने में एक यही तमाम कारण अपना उपलब्ध रहे हैं। तो अब चूंकि जोशी का यहाँ पर किसी तरह का पुराना कोई अनुभव नहीं है उत्तराखंड में और उनको संगठन और सरकार के साथ ही एक ऐसी समन्वय की भूमिका निभानी होगी जो विरोधी दल हैं उनके लिए भी एक कूटनीतिक तरीके से आगे बढ़ा जा सके। क्योंकि चुनाव है और यहाँ पर जिस तरह की परिपाटी रही है आज तक कि एक बार कांग्रेस की सरकार, एक बार भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी इस मिथक को तोड़ना चाहती है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने यहाँ पर 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के नेशनल प्रोजेक्ट इसलिए दिए हैं। मात्र 5 लोकसभा सीटों वाले प्रदेश में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट देना ये दर्शाता है कि ये राज्य भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटीज़ पे है, वो सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उत्तर प्रदेश अपने राजनीतिक कारणों से हो सकता है, लेकिन इनके दूसरे कारण हैं। उत्तराखंड भी प्रधानमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में इस राज्य को जीतकर एक इस मिथक को तोड़ना चाहती है कि यहाँ पर एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती रही हैं। अब देखना यही होगा कि जो ये रणनीति जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है इसमें कितने कारगर वो साबित होते हैं। और केदारनाथ पुनर्निर्माण हो, कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन हो, ऑल वेदर रोड हो, तमाम जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं तो बिल्कुल। और देवस्थानम बोर्ड का भी मुद्दा है अजीत इसमें, और देखना होगा कि इन तमाम मुद्दों पर कैसी रणनीति आगे के लिए होती है बीजेपी की। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं बीजेपी से रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ के साथ हुआ विवाद का मामला तूल पकड़ते जा रहा है और हरक सिंह के बाद अब सतपाल महाराज ने भी उमेश शर्मा काऊ का समर्थन किया। सतपाल महाराज ने कहा कि उमेश शर्मा काऊ पार्टी के सम्मानित विधायक हैं, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए। समझता हूँ काऊ जी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक सम्मानित विधायक हैं, बड़े सक्रिय हैं, सेवा करने वाले हैं, जनता से जुड़े हुए विधायक हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टी स्तर पे मैं इस बात को उठाऊंगा। आना जाना नहीं, अब तो हम बीजेपी में आ गए हैं। बीजेपी में किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। वहीं वन मंत्री हरक सिंह रावत उमेश शर्मा काऊ के समर्थन में उतर आए हैं। हरक सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस से बीजेपी में आए तमाम लोग उमेश शर्मा के साथ खड़े हैं। तो हरक सिंह रावत ने पहले बयान दिया, उसके बाद सुबोध उनियाल भी उनके पक्ष में आए। उमेश शर्मा काऊ का समर्थन लगातार पार्टी के बड़े नेता कर रहे हैं और ऐसे में हरक सिंह रावत ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया कि कांग्रेस से जो भी नेता बीजेपी में आए हैं वो तमाम नेता उमेश शर्मा काऊ के साथ खड़े हैं। इसी को जिस तरह कमजोर करने का प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं और मैं नहीं मानता हूँ ये कि ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप को कहते हों, लेकिन इस तरह किसी विधायक के साथ उसकी अवमानना करना, उसका अपमान करना, जानबूझकर उसकी छवि को धूमिल करना, ये मैं सोचता हूँ कि किसी भी पार्टी के लिए और किसी भी परिवार के लिए ये अच्छा नहीं है। और वो भी चुनाव का नज़दीक है, कुछ लोग जानबूझकर, मुझे नहीं मालूम कि किसके इशारे पर कुछ लोग इस तरह माननीय विधायक जी के खिलाफ, कभी दूसरे के खिलाफ इस तरह का माहौल बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। जो लोग इस तरह का कोशिश कर रहे हैं वो सही मायने में भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करने की साजिश रच रहे हैं। सम्मान के लिए आते हैं और सम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी कोई चीज़ नहीं है और मैं समझता हूँ माननीय विधायक का उनका सम्मान किया जाना चाहिए। सर आप इस पूरे मसले को क्या देखते हैं, क्योंकि आपकी अगुवाई इस मसले पर पार्टी नजर है, पार्टी इसकी निर्णय लेगी। वहीं देहरादून की रायपुर विधानसभा से विधायक उमेश शर्मा काऊ की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। उमेश शर्मा काऊ का कहना है कि लंबे समय से उनकी अनदेखी की जा रही है। पिछला चुनाव जब मैं लड़ा एक संगठन तब भी मेरे साथ नहीं था। अब बाकी 4 साल आप खुद ही देखते हैं, आपको मालूम है। और उनके बाद ये जो 6 महीने में रोज मीटिंग होती मेरे खिलाफ। मैंने अपनी बात मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष, हमारे जो संगठन महामंत्री होते हैं उनको आज से नहीं, बहुत दिन से मैं लगातार बता रहा हूँ। जब देखा अभी यहाँ से नहीं हो पा रहा तो परिवार का जो सबसे बड़ा संगठन है हमारा महामंत्री संगठन, प्रभारी जी और भी उन लोगों तक जो अपनी बात मैंने जो मैं महसूस कर रहा था वो बात उन तक कही।
देहरादून से आपको बड़ी जानकारी दे दें, निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पवार 2 बजे दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। अहम जानकारी इस वक्त उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पवार बीजेपी ज्वाइन करेंगे। 2 बजे का समय बताया जा रहा है। दिल्ली में वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उत्तराखंड से निर्दलीय विधायक हैं प्रीतम सिंह पवार और जानकारी मिल रही है कि बीजेपी वो ज्वाइन करने वाले हैं। 2 बजे का समय बताया जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। धनौल्टी से निर्दलीय विधायक है प्रीतम सिंह पवार, जो कि अब बीजेपी का दामन थामेंगे। 2 बजे का समय बताया जा रहा है, यानी कि अब से थोड़ी देर बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। इस वक्त ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, ये बड़ी अहम खबर मिल रही है इस वक्त, क्या अपडेट आपके पास है इसको लेकर? जय, देखिए वाकई आज उत्तराखंड में घटनाओं का दिन है, घटनाक्रम का दिन है। आज सुबह से ही घटनाएं हो रही हैं। पहले राज्यपाल का इस्तीफा, उसके बाद प्रहलाद जोशी को यहां पर चुनाव प्रभारी बनाया जाना और अब एक बहुत दिग्गज नेता का भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली में शामिल होना। तो चूंकि ये प्रीतम सिंह पवार धनौल्टी एक विधानसभा सीट है, वहां से निर्दलीय विधायक हैं और ये इनकी पृष्ठभूमि ये है कि वो यूकेडी के नेता होते थे उत्तराखंड क्रांति दल के, और इससे पहले टेन्योर में वो उत्तराखंड क्रांति दल से विधायक थे और विधायक के साथ साथ ही वो हरीश रावत सरकार में शहरी विकास मंत्री भी बने थे और कैबिनेट मंत्री यहाँ पर रह चुके हैं और इस समय अपने दम पर धनौल्टी से निर्दलीय विधायक के तौर पर वो चुनाव लड़कर जीते हैं। तो दूसरी बार के विधायक हैं और वरिष्ठ नेताओं में उनको यहाँ गिना जाता है। वो इस समय दिल्ली में अनिल बलूनी जो राज्यसभा सांसद हैं उनके और मदन कौशिक प्रदेश अध्यक्ष भाजपा उनके दोनों के साथ हैं और वो 2 बजे पार्टी में ज्वाइन करने वाले हैं। वह निश्चित तौर पर उनके आने का इनको काफ़ी कुछ फायदा मिल सकता है और वो चाहते हैं कि इस बार वो यमुनोत्री से चुनाव लड़े, क्योंकि उन्होंने सीट बदलकर चुनाव लड़ा था। पहले वो उत्तरकाशी की यमुनोत्री से विधायक चुने गए थे और उसके बाद वो टिहरी की धनौल्टी सीट पर, जो मसूरी और चंबा के बीच का जो क्षेत्रफल है वो धनौल्टी सीट है और वहाँ से वो अपने दम पर निर्दलीय तौर पर वो जीते थे। तो अब वो हो सकता है यमुनोत्री जाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास यमुनोत्री में इतना बड़ा कोई कैंडिडेट भी नहीं है, तो हो सकता है यमुनोत्री से उनको चुनाव लड़ाए या फिर ये भी हो सकता है कि धनौल्टी से ही उनको रिपीट करते और भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर जब चुनाव लड़ेंगे तो चूंकि निर्दलीय तौर पर जो उनका जनाधार रहा है, भाजपा का जनाधार मिलने के बाद वो उनकी जीत एक निश्चित होने की संभावना है। बीजेपी को भी मिलेगा जरूर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार भी हाईकोर्ट के निर्देश का इंतजार कर रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि सरकार ने यात्रा को लेकर सभी तैयारी कर रखी है। हालांकि अब अगर यात्रा शुरू भी होती है तो यात्रा के लिए ज्यादा समय नहीं बचा। बरसात की वजह से सितंबर महीने में वैसे ही 4 धाम यात्रा पर श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम रहती है। 4 धाम को यात्रा को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी भी चिंतित हैं, हम भी चिंतित हैं, पूरी सरकार चिंतित है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें अनुमति मिले और जो भी इसके लिए पैरामीटर्स हैं और जिनका पालन करना है उनके लिए पूरी सरकार तैयार है। हमने तैयारी कर ली है, वैक्सीनेशन लग चुके हैं, तो मैं समझता हूं कि यात्रा के लिए हम तैयार हैं। पहले भी वर्ष में हम यात्रा कर चुके थे और आज मैं समझता हूं कि नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो जो उसके परिणाम आएंगे जनता के सामने रहेंगे। वहीं रुड़की में नाम हटाने पर लेकर जो विवाद हुआ था, उस मामले में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ। एबीपी गंगा ने इस विवाद की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब शिलापट पर झबरेड़ा विधायक के नाम के साथ खानपुर विधायक का नाम भी लिखा गया है। उधर इसे लेकर झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल ने मेयर पर निशाना भी साधा। और ये देखिए, पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब शिलापट पर नाम नहीं था। दूसरी तस्वीर जो आज की है, बताया जा रहा है कि आज बदलाव कर दिए गए हैं और देशराज ने इसको लेकर मेयर पर निशाना भी साधा है। वहीं उत्तराखंड में रोजगार को लेकर बढ़ावा देने के लिए एक बार फिर से इन्वेस्टर कॉन्क्लेव समिट होने जा रही है। हालांकि ये कॉन्क्लेव बड़े स्तर पर नहीं होगा, इसमें कुछ खास उद्योगपतियों को शामिल किया जाएगा। 18 सितंबर को मसूरी के निजी होटल में ये समिट होने जा रही है, जिसे इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कॉन्क्लेव समिट का नाम दिया गया है। 1,24 करोड़ के जो MOU साइन हुए थे, मात्र उसमें से अभी तक 11,000 करोड़ के ही जो है धरातल पर आ पाए। तो कैसे, क्योंकि कोरोना भी था, स्वाभाविक है, लेकिन अब कोरोना थोड़ा प्रभाव थोड़ा कम हो रहा है, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस कॉन्क्लेव के माध्यम से अधिक से अधिक इंडस्ट्री को हम यहाँ पर ला सकें।